सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी आईसीसी ने किसे अप्रैल महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो आंसर होगा हेले मैथ्यू को। तो आपको पता है आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। अभी हम बात कर रहे हैं अप्रैल महीने की। तो इसमें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हेले मैथ्यू को। ये वेस्ट इंडीज की प्लेयर हैं। जबकि पुरुषों में अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो मोहम्मद वसीम को चुना गया। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के प्लेयर हैं। तो अप्रैल मंथ अभी हमने देख लिया। इससे पहले मतलब 3 और हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखो जनवरी में अगर पुरुषों में बात करेंगे तो शमर जोसेफ को चुना गया था, वो वेस्ट इंडीज के ही थे। महिलाओं में एमी हंटर चुनी गई थी, वो आयरलैंड से हैं। फरवरी में बात करेंगे तो यशस्वी जायसवाल चुने गए, वो भारत से हैं। और महिलाओं में एनाबेल सदरलैंड, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। और मार्च में कामिंडू मेंडिस चुने गए थे, वो श्रीलंका से हैं। और महिलाओं में मैया बोचर चुनी गई थी, जो कि इंग्लैंड से हैं। बाकी अगर आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर मिलेगा दुबई यूएई में। सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट, इसको बनाने की घोषणा किसने की है। तो आंसर होगा नासा ने। फ्लोट का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, अभी इसने कहा कि वो चंद्रमा पर रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगा और इसे प्रोजेक्ट फ्लोट नाम दिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद है चंद्रमा पर पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट्स को रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुहैया कराया जाए। इसमें जो गाड़ियां लगेगी, मतलब जो पटरी के ऊपर जो गाड़ियां फ्लोट करेंगी, चलेंगी, वो पेलोड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएंगी। भाई हमारे यहाँ पे धरती पर रेलवे सिस्टम का काम क्या होता है, रेलगाड़ी में उस डब्बे में पब्लिक बैठती है, या अगर मालगाड़ी है तो हम उसमें माल भरते हैं और वो उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है। उसी तरह का सिस्टम ये वहां पे डेवलप कर रहे हैं। और वहां पे इसकी स्पीड भी इन्होंने बता दी है, 1.61 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो ट्रेवल करेगी। और इसकी कैपेसिटी भी बता दी है, 100 टन वजन ये ढो सकेगी, इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो इतना सा बस आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा नासा चांद पर वापस इंसानों को भेजने के लिए एक मिशन शुरू कर रहा है। कौन सा? आर्टेमिस मिशन। और इसमें ये एक महिला को भी भेज रहा है। तो इस तरह से चांद पर जाने वाली वो पहली महिला होंगी। नाम है क्रिस्टिना कोच। अच्छा, चंद्रमा से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको याद होगा अभी चाइना ने चंद्र मिशन लॉन्च किया था उसका, जिसका नाम है चांग-E6, पढ़ा था हमने। और उसी के साथ हमने पढ़ा था कि अभी ये पाकिस्तान का एक सैटेलाइट भी लेकर के गया है, उसका नाम iCubeQ है। और आप जानते ही हो चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला देश पूछेंगे तो भारत आंसर होगा। वैसे भारत चंद्रमा पे जाने वाला चौथा देश है, लेकिन साउथ पोल पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। और वैसे चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश पूछेंगे तो वो जापान हो गया है। और पूछे कि चांद के साउथ पोल पर जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है, तो इंटूटिव है, ये अमेरिकी कंपनी है। और इसका जो लैंडर वहां पे पहुंचा है उसका नाम ऑडिसियस है। अच्छा, वैसे भारत का लक्ष्य क्या है इंसानों को चांद पर उतारने का? तो याद रखना 2040 का है। और हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य है 2035 का। वैसे सबसे पहले चांद पर कदम किसने रखा था? आप सभी जानते हो, नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत। और एक साइंस का बेहतरीन प्रश्न भी बनता है, जैसे कि भारत पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका मान लो कैपिटल G है, जो भी इसकी वैल्यू होती है। तो उसी तरह से चंद्रमा पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल की जो वैल्यू है, वो भारत के कंपेयर में कितना होता है? तो 1/6 होता है। देखो नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। और आप जानते हो DRDO की स्थापना भी 1958 में होती है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक हैं बिल नेल्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आप पूछ रहे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। तो हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, परिवार और जलवायु परिवर्तन। पहली बार इस दिन को 1994 में मनाया गया था। वैसे परिवार को लेकर के एक और दिवस हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस। ये हम 16 जून को मनाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। अब मई के इंपॉर्टेंट डेज की हम बात कर रहे हैं, तो चलो एक बार सारे हम रिवाइज करते हैं। तो देखो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी होता है इस दिन। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, फायर फाइटर डे।
5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और विश्व थैलेसीमिया दिवस। 11 मई को एक तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, टेक्नोलॉजी डे। और अभी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया था। और अभी हमने देखा 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो ये मई का आधा महीना हो चुका है। ये आधे महीने की अभी तक इंपॉर्टेंट डेज है, ये इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कितनी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 3 को। तो अभी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी एशिया पैसिफिक 2024 की अभी 10वीं बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पे? मंगोलिया की कैपिटल उलानबटोर में। तो एक तो ये प्रश्न हो गया, ये ध्यान रखना। और यहीं पे इसके रीजनल रजिस्टर में एशिया पैसिफिक की 20 धरोहरों को शामिल किया गया और इन 20 में 3 भारत की भी हैं और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है वो? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन। इनके बारे में भी देख लो, इनको किन किन ने लिखा है और किस भाषा में है, इनसे ये प्रश्न बनेंगे। जैसे कि रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है, ये 16वीं शताब्दी में लिखा गया था अवधी भाषा में। और ये जो रामचरितमानस है ये चौपाई रूप में लिखा गया ग्रंथ है। अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर आप ही को देना है। देखो यहाँ पे हमने बात करी है रामचरितमानस की। एक रामायण के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा बहुत सौ ने। तो आपसे प्रश्न यही है मेरा कि रामायण ये किस भाषा में लिखी गई है और इसे लिखा किसने है? देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है अवधी भाषा में। अब मेरा प्रश्न आपको समझ में आ गया ना, रामायण किसने लिखी और किस भाषा में लिखी है, ये मेरा प्रश्न है। बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। बाकी पंचतंत्र की बात करें, इसे विष्णु शर्मा ने लिखा है, संस्कृत में लिखी गई है और इसकी रचना लगभग 200 ईसा पूर्व हुई थी। सहृदय लोक लोकन की बात करें, इसकी रचना आचार्य आनंदवर्धन ने की है, ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इन तीनों को भारत से अभी इसमें शामिल किया गया है। वैसे तो और भी देशों की शामिल की गई है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे लिए तो भैया यही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। देखो यूनेस्को की अगर बात करते हैं, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल है औद्रे उजाले। ये कहाँ से औद्रे उजाले? ये फ्रांस से हैं, आपको पता है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ भाई, यूनेस्को की 2024 में बैठक होगी भारत में, तो मेरा प्रश्न ये है, ये कौन से नंबर का सत्र होगा, कौन से नंबर का सेशन होगा इस साल जिसको भारत होस्ट कर रहा है? देखो प्रश्न कितना डीप में जाके पूछ लिया ना। ये सबको पता होगा कि इस बार इसकी बैठक भारत में होगी, तो मैंने ये पूछ लिया थोड़ा अंदर जाकर के कि वो कौन सा एडिशन होगा, कौन सा संस्करण होगा। इसका उत्तर आप ही लोग देंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बाकी आप जानते हो भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है? अभी तक 42 है। 42 नंबर की कौन सी है? होयसला मंदिर जो आपको मिलेंगे कर्नाटक में। उससे पहले 41 नंबर के थे शांति निकेतन जो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। उससे पहले 40 नंबर की थी धोलावीरा जो कि गुजरात में। और उससे पहले 39 नंबर की थी रामप्पा मंदिर या फिर रुद्रेश्वर मंदिर आप बोल दो, ये तेलंगाना में है। और अमूर्त धरोहरों की अगर बात करें, इंटेंजिबल साइट्स मतलब जिन्हें आप छू नहीं सकते, ये भारत में अब टोटल 15 हो चुके हैं। 15वीं कौन सी बनी? तो गरबा डांस बना था। तो इतने पॉइंट्स आप इससे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मई 2024 में एलिस मुनरो का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में अभी नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। तो एलिस मुनरो जिन्हें साहित्य यानी कि लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला था और अभी 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। लेकिन ये साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है इन्हें कब मिला था? 2013 में। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले 2009 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है और इनका जन्म कनाडा में हुआ था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। एलिस मुनरो इनका नाम है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और 2-4 नाम मैं आपको बताता हूं जो कि निधन में है और ये इंपॉर्टेंट नाम है जिनके हाल ही में निधन हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों के निधन हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवाता हूँ। जैसे कि अभी उर्दू साहित्यकार थे सलाम बिन रज्जाक, इनका निधन हो गया। हमने पढ़ा था इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा 2004 में। और सुधीर कक्कड़ के बारे में पढ़ा था, भारतीय मनोविज्ञान के जनक कहे जाते थे, निधन हो गया। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी थे ये पीटर हिग्स, निधन हो गया। अर्थशास्त्र में क्रांति लाने वाले मनोवैज्ञानिक थे डैनियल कन्नमैन का निधन हो गया। और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का भी निधन हो गया। तो ये 4-5 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 साल का अनुबंध किया, समझौता किया? तो आंसर होगा भारत। देखो आपको ये तो बताइए कि चाबार बंदरगाह, चाबार पोर्ट ये कहाँ पर है? ईरान में है। कौन डेवलप कर रहा है? भारत डेवलप कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? तो देखा जाए तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कि पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह है उसे चाइना ने बनाया और अब उसका कंट्रोल चाइना के पास है, तो एक तो हमें उससे काउंटर करना है, इसलिए ये चाबाहार बंदरगाह ईरान वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कारण ये है कि अगर हमें अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया में हमारे सामानों को एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है, तो वहां तक जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए, एक शॉर्ट पाथ होना चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर से हम जाना चाहेंगे तो पाकिस्तान और चीन आ जाते हैं, तो वो रास्ता तो सही नहीं है। उसके अलावा फिर शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है कि हम ईरान से होकर के, अफगानिस्तान होकर के आगे जाएं। तो इसलिए भी ये बंदरगाह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन ईरान कोई फूफा तो है नहीं कि हमें फ्री में जाने देगा, तो फिर उसने हमसे कहा कि भैया ये यहाँ पे पोर्ट है, एक बंदरगाह है, इसे आप डेवलप कर लो, सारा पैसा आप ही लगाओगे। ईरान कह रहा है भारत से, फिर आप इसे ऑपरेट भी कर सकते हो। तो इसमें दोनों का फायदा हो जाएगा, हमें आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा और उसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसका एक पोर्ट तैयार हो जाएगा। तो हमने इस चाबाहार पोर्ट पर 2 टर्मिनल बनाए हैं। एक तो ये हो गया शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल और दूसरा है शाहिद कलंतारी। तो अभी ईरान के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया कि भैया ये शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को हम 10 सालों के लिए यूज करेंगे और भारत की तरफ से इसका संचालन करेगी IPGL नाम की कंपनी, मतलब इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। अच्छा, इसके अलावा एक और न्यूज मैं आपको बता दूं, इसी से जुड़कर है वो न्यूज कि हमने जब ये एग्रीमेंट किया ना इससे 10 सालों के लिए, तो अमेरिका भड़क गया उधर और उसने भारत को एक तरह से यूं कह दो कि धमकी दे रहा है वो कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। अब आप समझ सकते हो ऐसा क्यों कर रहा होगा वो, क्योंकि ईरान से उसकी लड़ाई है, उसकी दुश्मन है वो, और उसका दुश्मन हमारा दोस्त। तो हमारी नजदीकियां बढ़ते हुए देख करके उसकी जलन हो रही है, वो आग बबूला हो रहा है, क्योंकि वो पहले भी कह चुका है कि भैया जो भी देश ईरान के साथ नजदीकियां बढ़ाएगा हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे। अच्छा, बंदरगाह यानी कि पोर्ट की यहाँ पे बात चल रही है, तो एक और बंदरगाह मैं आपको याद दिलाऊं, उसका नाम है कांके संतुराई बंदरगाह। आपको याद है इसे भी भारत डेवलप कर रहा है, और ये कहां पर है? ये श्रीलंका में है, पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही हमने। उसके अलावा यहाँ पर एक मटाला एयरपोर्ट भी है जिसका मैनेजमेंट भी भारत कर रहा है, भारत और रशिया मिलकर के। कुछ और बंदरगाह मैं आपको रिवाइज कराऊं तो एक गोपालपुरा पोर्ट याद रखना, ये उड़ीसा में है, अभी अडानी के अंदर आ गया ये। मुद्रा पोर्ट गुजरात में है। हरफा पोर्ट ये आपको इजराइल में मिलेगा। हजीरा पोर्ट ये आपको गुजरात में ही मिलेगा। धामरा पोर्ट उड़ीसा में है। चाबाहार बंदरगाह हमने देख ही लिया, ईरान में है। ग्वादर पोर्ट आपने कहा पाकिस्तान में है। दुक्कम पोर्ट ओमान में है। कांडला पोर्ट गुजरात में है। अच्छा बताओ, कांडला पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा मैंने आपसे। और विजंगम पोर्ट की बात करेंगे, आपको मिलेगा केरल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे तो बात ईरान की थी ना, तो ये रहा मैप में ईरान। देखो, ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है तोमान और प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। अच्छा, ईरान में आपको पता है एक स्थान है रामसर नाम से, और यहीं पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। उद्देश्य था आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। वैसे वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? तो 80 हैं। अब आप मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? और ईरान में आपको दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर नाम से मरुस्थल भी मिलेगा। यहाँ की संसद को मजलिस कहते हैं। और जो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ये जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। या तो यूं पूछ लेंगे विश्व की सबसे बड़ी झील या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दोनों का उत्तर यही है, कैस्पियन सागर। और इसकी सीमा ईरान से भी लगती है। और ईरान अभी सदस्य बना था किस किस का? एक तो ब्रिक्स का मेंबर बना था। ब्रिक्स में अभी 5 नए सदस्य बने हैं 1 जनवरी 2024 को ही। कौन कौन? ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र और इथोपिया। और कौन एक नहीं बना? तो अर्जेंटीना नहीं बना। उसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी नया नवीनतम सदस्य बन गया है ईरान। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मई 2024 में भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? तो आंसर होगा केन्या। तो अभी भारी बारिश के कारण केन्या में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें कई लोग मारे गए और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, यानी कि डिस्प्लेस्ड हुए। और अभी भारत ने आगे आकर के केन्या को $1 मिलियन की मानवीय सहायता दी है। इसमें हमने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। अब एग्जाम में प्रश्न यहां से ऐसे बनेगा
कि इसमें किस जहाज का इस्तेमाल हमने किया ये राहत सामग्री को पहुंचाने के लिए केन्या में, तो आंसर होगा आईएनएस सुमेधा। और ये हमारा जो जहाज है आईएनएस सुमेधा, ये सारी राहत सामग्री को लेकर के केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। तो दूसरा प्रश्न यहां से निकल के आता है। अब आप इसे स्टैटिक कह लो या करंट का प्रश्न कह लो, प्रश्न ऐसे ही बनते भैया कि ये मोम्बासा बंदरगाह हाल ही में न्यूज में था, ये कहां पर है, तो आंसर होगा केन्या में है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस भारी तबाही के कारण केन्या ने अभी 10 मई को राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित किया है। आपको मैप में दिखाता हूं केन्या, ये रहा मैप में केन्या। कैपिटल नैरोबी है और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। करेंसी है केन्याई शिलिंग और प्रेसिडेंट है विलियम रूट। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न बनता है, मैं यहीं पे आपको करा रहा हूं कि अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में 5 लाख US$ का योगदान दिया है। तो ये एक वन लाइनर न्यूज थी, तो इसको भी ध्यान रखना। और आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, रुचिरा कंबोज है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन गया, तो आंसर होगा चाइना। तो अभी आर्थिक थिंक टैंक रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में चाइना जो है ये अमेरिका को पछाड़ करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री बन गया है। इन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के बीच में दो तरफा व्यापार कितने का हुआ, 118.4 अरब डॉलर का, जबकि भारत और अमेरिका के बीच में 118.3 अरब डॉलर का हुआ, जो कि थोड़ा सा ही कम है। और इसमें यह भी बताया कि हमने जो चाइना को एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, उसमें 8.7% की बढ़ोतरी हुई है और टोटल एक्सपोर्ट जो हमने किया चाइना को वो कितने का किया, 16.67 बिलियन डॉलर का। लेकिन चाइना से जो हमने आयात किया है, इंपोर्ट किया है, उसमें भी 3.24% की बढ़ोतरी हुई है और इस तरह से टोटल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना ये कितने का रहा, 101.7 बिलियन डॉलर का रहा। तो याद रखना फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री कौन सा बन गया, तो आंसर होगा चाइना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने पहली बार कहां भारत पर्व का आयोजन किया, तो आंसर होगा फ्रांस। आपको पता है कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अभी आपको याद होगा 2024 में ये कौन से नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल है, कौन सा एडिशन है, 77वां है। और कहां पे इसका आयोजन हो रहा है, फ्रांस में। और भारत ने यहां पर पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया। हमने वहां पर अपना पेवेलियन स्थापित किया, मतलब हमारी भी वहां पर एक स्टैंड होने वाला है और इसे डिजाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने। और भारत पेवेलियन की थीम क्या है, द सूत्राधार, यानी कि क्रिएट इन इंडिया। और एक और नाम अभी न्यूज में था यहाँ पे, वो भी याद रखना, संतोष सिवन का। ये भारत के सिनेमेट्रोग्राफर हैं, यहाँ इनकी मास्टर क्लास होगी और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं। तो इनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देखो कांस फिल्म फेस्टिवल तो अभी शुरू हुए हैं, लेकिन इससे संबंधित 3 प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जिनकी ऑलरेडी पहले घोषणा हो चुकी थी। क्या क्या वो प्रश्न है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में अभी पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे डी और का पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये हमने पढ़ा था अभी तक तो इंसानों को दिया जाता था, लेकिन पहली बार एक कंपनी को दिया जाएगा। तो वो जापान की कंपनी है, नाम है स्टूडियो घिबिली। इसके अलावा 2 और व्यक्तियों को भी दिया जाएगा इसी के साथ, जिसमें से एक महिला है, फीमेल एक्ट्रेस है, नाम है मेरिल स्ट्रीप, ये अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। और एक पुरुष हैं, उनका नाम है जॉर्ज लुकास, ये अमेरिकन फिल्म मेकर हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे, इनको जरूर ध्यान में रखना। यहां से प्रश्न बनेगा अगर यहां से प्रश्न बनता है तो, क्योंकि मैंने कहा ना ये कांस का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसमें भी ये पहली बार किसी कंपनी को दिया जा रहा है, तो यही सबसे बड़ा प्रश्न हो गया। बाकी 2 व्यक्तियों को भी दिया जा रहा है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। तो इनको याद रखना। अभी जब कांस फिल्म फेस्टिवल पूरे हो जाएंगे, कुछ और पुरस्कार भी यहां से निकल के आएंगे, कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे निकल के आएंगे जो कि इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो भी मैं आपको कराऊंगा एक साथ। लेकिन अभी तो इतना ध्यान रखें। तो फिर क्या होता है, एक साथ पढ़ते वक्त जब ये पॉइंट आपके सामने आएंगे तो सब कुछ नया नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं ना, तो वो दिमाग पे भारी नहीं पड़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे टुकड़ों में न्यूज आती जाती है मैं आपको क्वेश्चन कराता रहता हूं अगर वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रेस्पेक्ट में, तो ताकि टुकड़ों में आपको चीजें याद हो जाए। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मई 2024 में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जिसका नाम है इंडिया स्किल्स 2024, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है ये इंडिया स्किल्स 2024 और इसका भी उद्घाटन अभी 15 मई 2024 को यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में किया गया। 4 दिनों तक इसका आयोजन होगा, यानी कि 15 से लेकर 18 मई 2024 तक। इसमें 61 श्रेणियों में पूरे भारत भर के युवा अपनी प्रतिभा दिखाते हुए दिखेंगे। और इसका आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत एक एजेंसी है, वो इसका आयोजन करती है। और ये इंडिया स्किल्स जो प्रतियोगिता है ये हर 2 साल में होती है। मैंने कहा इसमें 61 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं होंगी और इन 61 में से भी 47 तो नई दिल्ली में होगी, बाकी की जो 14 हैं वो अलग अलग जगह होंगी, जैसे कि कर्नाटक, हरियाणा, यूपी और गुजरात में। लेकिन अभी इसका उद्घाटन शुरुआत इसकी नई दिल्ली में हुई है। अच्छा, इसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे भी एक इस तरह की प्रतियोगिता होती है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2024 फ्रांस में, वो भी हर 2 साल में ही होती है, तो ये ध्यान रखना। सो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और हाँ, आज मैं आपको बताना भूल गया कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। प्लीज दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करा करें आप लोग। बाकी अगर वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। याद रखना, डेली कुछ न कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आता है, कमेंट आता है, तो मुझे उनको इंडिविजुअल बताना पड़ता है। तो आप लोग ध्यान देना कि नई वाली एप्लीकेशन है अपनी, जिसका ग्रीन कलर का लोगो है, और वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी, वो पुरानी वाली एप्लीकेशन खुलेगी। तो नई वाली एप्लीकेशन आप लिंक से जाकर के खोलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहला लिंक एप्लीकेशन का ही है। मैं डेली बताता हूं लगभग, फिर भी कुछ न कुछ स्टूडेंट 2-4 तो पूछते ही हैं, बल्कि मैं डेली बोलता हूं। चलो खैर, अभी तो मैंने बता दिया है। चलो फिर अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 15 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? पी श्याम निखिल, ये तमिलनाडु से हैं। फिर पूछा अभी साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को। फिर पूछा अभी विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? नीदरलैंड में। फिर पूछा एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है सृष्टि खांगले, और इसका आयोजन किया गया हांगकांग में। फिर आपसे पूछा अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया 12 मई को। फिर आपसे पूछा पहले प्रोफेशनल अंतरराष्ट्रीय पिकल बॉल लीग का आयोजन होगा भारत में। फिर पूछा अभी भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहां पे चलाया? सिक्किम में। फिर आपसे पूछा प्रसिद्ध पंजाबी कवि और प्रसिद्ध लेखक सुरजीत पात्र का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? 2012 में। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा? IIM अहमदाबाद। और टॉप पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का। और आखिरी प्रश्न था सुशील मोदी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व डेप्यूटी मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा बिहार। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।